हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर्स के बारे में। ईथर्स हम लोगों ने इनका क्लासिफिकेशन, इनके नॉमेनक्लेचर पढ़ के रखे है ना। आज हम इनके प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस, ईथर्स की अगर बात करें तो आप लोग ईथर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, वी नो दैट ये एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक भी हो सकते हैं। सिमिलरली आप लोगों को एक और चीज़ पता है कि आप इसे ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो जिससे ये पता चलता है कि ईथर दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं। ऐसे ईथर्स जिसमें दोनों के दोनों आर, ये अल्काइल ग्रुप, ये सेम होते हैं, उसे आप लोग क्या कहते हो, सिमेट्रिकल ईथर्स। एंड ऐसे भी ईथर्स होते हैं जिसमें दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप की वैल्यू जो होती है ये अलग अलग होती है, इसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स ईथर। बराबर है, आप लोगों ने ये पढ़ के रखा है। नॉमेनक्लेचर की बात अगर करें तो ईथर्स के IUPAC नाम जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द जेनेरिक नेम अल्कोक्सी अल्केन। जब अनसिमेट्रिकल ईथर होता है तो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ हम लोग अल्कोक्सी बनाते हैं एंड बड़ा वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है उसका पेरेंट अल्केन बनाते हैं। एंड अब हम लोग चलते हैं इनके प्रिपरेशन के तरफ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड ईथर्स प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कई सारे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से पहली वाली जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। नाउ अल्कोहल्स से ईथर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो वो जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। हम लोगों ने अल्कोहल वाले पार्ट में जब डिहाइड्रेशन पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि अल्किन ये हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए ईथर। यहाँ डिहाइड्रेशन जो हो रहा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को मिला के। जब अल्किन बनता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। गाइस, इस मेथड की खासियत ये है कि सिंपल ईथर्स को ही हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ओनली सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। इफ आपने अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल ले लिया तो ऐसे केस में ये आप लोगों को कभी ईथर नहीं देते, बल्कि ये हमेशा अल्किन देते हैं। तो इस मेथड में ये हमें ध्यान रखना है। नाउ ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर अगर आपने कंट्रोल करके रखा, जैसे 413 केल्विन रखा तो आपको ईथर मिलेगा। अदरवाइज टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ऐसे केस में आपको अल्किन मिलता है। मतलब ये कि जब हम लोग अल्कोहल को लेकर हीट करेंगे तो पॉसिबल है कि वहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मिल जाएं, ईथर भी या फिर अल्किन भी। एंड डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर कंट्रोल में है, मतलब 413 केल्विन के अराउंड है तो हमें ईथर मिलेगा, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि मैं लेता हूँ सबसे सिंपल प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज अनदर मोल ऑफ द इथेनॉल। इसे मैं हीट करता हूँ एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन। देखिए गाइस, टेम्परेचर कितना रखा मैंने, 413 केल्विन का। तो ऐसे केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा C2H5O C2H5। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज डाईइथाइल ईथर। इसे आप लोग डाईइथाइल ईथर कहते हैं। IUPAC के हिसाब से अगर देखें तो इसका नाम जो होता है वो होता है इथॉक्सी इथेन। यहाँ से रिलीज हो गया H2। ठीक से देखिए तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन को देखिए, OH निकल गया, उसकी जगह पे इथॉक्सी आया ना। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। गाइस, यही रिएक्शन अगर आप लोगों ने कैरी आउट कर दी, CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। इफ आप लोगों ने इसे हीट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर भी होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के सामने जब आप इसे हीट करोगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन
तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट आता है वो होता है ये, जिसे हम लोग कहते हैं ईथीन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। है फर्क। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर कंट्रोल में रखा तो ही ईथर बना सकते हो, अदरवाइज आपको अल्कीन मिलेगा। एंड एक और चीज़ क्या कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स को आप ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने अगर सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल ले लिया तो ऐसे केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अल्कीन, क्योंकि ये रिएक्शन होगी इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। क्लियर है। अब इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म भी समझते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर, ईथर बनने के लिए। गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसे SN2 रिएक्शन है साबित करके दिया था। ये कंपाउंड प्राइमरी है, याद करिए SN2 रिएक्शन का ऑर्डर प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। एंड OH की जगह पे ये ग्रुप आ रहा है इथॉक्सी, दैट्स वाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाउ इसमें कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को मिलते हैं, मैकेनिज्म के ऊपर आपको 2 मार्क का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। एंड ये जो मेथड है, इस मेथड को कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, कहीं ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया कि राइट अ नोट ऑन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन और एक्सप्लेन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, तो यही है। ये नाम हमारे नोट्स में नहीं है इस साल, नए बुक में ये नाम नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन है ही है। क्यों है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जब तक रहेगा तब तक ईथर बनता रहेगा, मैकेनिज्म में पता चलेगा। नाउ ईथर फॉर्मेशन ये कुछ स्टेप्स में होता है, देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ आपके पास जो अल्कोहल लेना है वो है इथेनॉल, दैट इज CH3 CH2OH है। ये इस तरीके से होता है कि नहीं होता, आप लोग चेक करिए इथेनॉल। एंड ये प्रोटॉन के साथ कंबाइन कैसे होगा, प्रोटॉन कहाँ से आएगा, तो फ्रॉम द एसिड, क्योंकि इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन कर रहा है, H2SO4, इसलिए एसिड है, प्रोटॉन भी है। ये देखिए ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेता है, एंड जब ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेता है तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का तीसरा बॉन्ड बन के आ जाएगा। एंड जब ऑक्सीजन का तीसरा बॉन्ड बनेगा तो उसके ऊपर एक लोन पेयर कम हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। देखिए दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये पहली स्टेप है। नाउ इसमें सेकेंड वाली जो स्टेप होती है वो कौन सी होती है, देखते हैं। स्टेप नंबर 2, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सेकेंड इथेनॉल मॉलिक्यूल, सेकेंड इथेनॉल मॉलिक्यूल। देखिए कैसे, ये जो आपके सामने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन के आया, इसकी हालत को समझने की कोशिश करिए। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा, बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन के तरफ, हाँ जाएंगे। मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे ये गरीब नहीं हो रहा है क्या। जब ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। इसका फायदा कौन उठाएगा, इसका फायदा उठाएगा सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम। देखिए ये जो स्टेप है दिस इज अ स्लो स्टेप, एंड ये RDS होता है इस रिएक्शन का, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये गरीब हो रहा है, इसकी गरीबी का फायदा उठाएगा ये, एंड ये ऑक्सीजन अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। अब आप लोग सोचिए, वाटर बाहर चला गया, हाँ गया, पानी को निकाल दो। पानी को निकालने के बाद आपके पास क्या बच के आ गया, देखिए CH3 CH2 यहाँ से है, हाँ है, CH3 CH2, इसका बॉन्ड किसके साथ बन गया, ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन पे कौन कौन है, एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है। इस साइड में कौन है, CH2 CH3। सर यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, जी हाँ। जैसे ही 3 बॉन्ड बनेंगे
आपके सामने ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसे ठीक से देखिए, इसे हम लोग कह सकते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड ईथर। हमें ईथर चाहिए, मतलब ये कि इसमें से प्रोटॉन को निकालना है। जी हाँ, स्टेप नंबर 3 में वही काम होता है। स्टेप नंबर 3 में होता है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। यहाँ पर बन जाएगा ईथर। कैसे होगा देखिए, CH3 CH2O, यहाँ पर H लगा हुआ है, CH2 CH3 है, ये है प्रोटोनेटेड ईथर। ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को विड्रॉ करेगा। इनफैक्ट ये काम हाइड्रोजन नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा, ये काम करता है वो पानी है। अब आपके बुक में ऐसा मेंशन दिया नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, ये पानी इसे निकाल लेगा। जैसे पानी निकाल लेगा H3O पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव बन जाएगा। H पॉजिटिव फिर से यहाँ पर काम करना चालू कर देगा। इसलिए तो मैंने कहा था कि इस मेथड को कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन भी कहा जाता है ना। इसका जब डीप्रोटोनेशन होगा, सोचिए आप लोग, ये प्रोटॉन बाहर गया, चलो H पॉजिटिव के फॉर्म में गया, क्या बच गया, तो आपके सामने बच के आ जाएगा CH3 CH2O, यहाँ पर रहेगा CH2 CH3 मिलेगा। दिस इज व्हाट, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, या फिर IUPAC नाम क्या होता है, इथॉक्सी इथेन। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसे प्रिपेयर करना होगा गाइस। दिस इज इथोरिफिकेशन प्रोसेस, इसे इथोरिफिकेशन कहते हैं। इसी लेसन के किसी पार्ट में हमने इस्टोरिफिकेशन भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ये इथोरिफिकेशन है एंड उसका ये मैकेनिज्म भी है। क्लियर है? सिंपल एग्जांपल याद रखना है इथेनॉल का, क्योंकि बाकी जो अल्कोहल है ब्रांच वाले वगैरह वो तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन देंगे, एंड इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन से हमें ईथर कभी नहीं मिलेगा, हमें अल्कीन मिलता है। क्लियर ये मैकेनिज्म? अब चलते हैं दूसरी मेथड की तरफ, जिसका नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस, जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले लेसन में, दैट इज हैलो अल्केन में, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ के रखा होगा। विलियमसन सिंथेसिस मेथड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मेथड से हम लोग सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर दोनों बना सकते हैं। मीन्स दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर। हाँ, कैसे प्रिपेयर करते हैं जरा देखते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो अल्काइल हलाइड्स होते हैं, अल्काइल हलाइड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय RX। अल्काइल हलाइड्स को हम लोग ट्रीट करते हैं विथ सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। अगर एरोमेटिक ईथर बनाने हैं तो सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला NaOR, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड, देखिए है ये अल्कोक्साइड। एंड जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ से रिलीज हो जाता है NaX। ये देखिए X की जगह पे OR अल्कोक्सी ग्रुप आता है। ये भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है। आने वाला जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा ROR, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ईथर। यहाँ से रिलीज हो गया NaX। मैंने कहा था कि सोडियम अल्कोक्साइड के अलावा हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए अल्काइल हलाइड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड है, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं तब भी यहाँ से सोडियम हलाइड रिलीज होता है। आप लोगों को एरोमेटिक ईथर मिलेगा। इस केस में कुछ ऐसा, दिस इज ऑल्सो ईथर, एरोमेटिक ईथर है NaX क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो सिंपल एंड मिक्स ईथर दोनों बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलो एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछा कि हाउ विल यू प्रिपेयर मिथॉक्सी मीथेन, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथॉक्सी ईथेन या फिर इथॉक्सी ईथेन बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, या फिर कहेगा कि एनिजोल को प्रिपेयर करके दिखाओ बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये उसके एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए कैसे, इफ सपोज करिए कि मैं मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर मैंने सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मिथॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पर रूट देखिए मिथ है। एंड इफ इट इज हीटेड, तो इस जनरल रिएक्शन के हिसाब से NaBr को बाहर जाना पड़ेगा
एंड आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा CH3OCH3, दैट इज मिथॉक्सीमीथेन, एंड कॉमनली इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। यहाँ से रिलीज हो गया NaBr। देखिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सिंपल ईथर। सिमिलरली इफ अगर आप लोगों ने ले लिया C2H5Br, आप क्लोराइड भी ले सकते हो, ब्रोमाइड भी ले सकते हो, दिस इज व्हाट, ब्रोमोइथेन। IUPAC नाम इसका अगर देखे तो ये क्या है, ब्रोमोइथेन है, राइट। एंड ब्रोमोइथेन को सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करके देखिए तो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सोडियम इथॉक्साइड। नाउ इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए, तो इस रिएक्शन के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो सर NaBr बाहर निकल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल निकलेगा। हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो C2H5O C2H5, दैट इज IUPAC के हिसाब से इथॉक्सी इथेन बन के आ जाएगा। इसका कॉमन नाम आप लोग डाई इथाइल ईथर देते हो, यहाँ से रिलीज हो गया NaBr, हो गया। नाउ मिक्स ईथर की अगर बात करें तो चलो मिक्स कर देते हैं। सपोज करिए कि मैं लेता हूँ यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड एंड मैं यहाँ पर लेता हूँ सोडियम इथॉक्साइड। अब इन दोनों के नाम आपके पास हैं, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने से क्या होगा सर, NaBr ये बाहर जाएगा। हाँ, आने वाला प्रोडक्ट देखिए CH3O C2H5 होगा कि नहीं होगा। नाउ ये कंपाउंड जो रहेगा इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं IUPAC में, दिस इज मिथॉक्सी इथेन, इट इज मिथॉक्सी इथेन है। कॉमन नाम इथाइल मिथाइल ईथर होता है। देखिए एनिजॉल बना सकते हैं, एरोमेटिक ईथर। नाउ एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए मैं लेता हूँ मिथाइल ब्रोमाइड एंड इसका रिएक्शन में लगाता हूँ सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। सोडियम फिनॉक्साइड ये कंपाउंड है ये। आप लोग यहाँ पर हलाइड नहीं ले सकते, एरोमेटिक हलाइड नहीं, क्योंकि एरोमेटिक हलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ऐसा हेलोअल्केन में पढ़ के रखा है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब इस रिएक्शन को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से कौन निकल के आ जाएगा, NaBr। नाउ NaBr अगर निकल के आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3O और यहाँ पर रिंग, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एनिजॉल। आप लोग इसे एनिजॉल के नाम से जानते हो। ये मिथॉक्सी बेंजीन भी है, जी हाँ। ये मिथाइल फिनाइल ईथर भी है, जी हाँ। तो ये है विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन। क्लियर। नाउ विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छे से इसे समझिए। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इस मेथड का फ़ायदा ये है कि सिंपल ईथर एज वेल एज मिक्स ईथर दोनों हम लोग बना सकते हैं। हमने साबित करके दिया, बना के दिखाया। हाँ, नाउ ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिल्कुल है, साबित किया हम लोगों ने। देखिए X की जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप आता है अल्काइल हलाइड्स में। हाँ, ये SN2 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो हमें ये याद रखना है कि इस रिएक्शन में ईथर बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अल्काइल हलाइड शुड बी ऑलवेज टेकन एज अ प्राइमरी। अल्काइल हलाइड हमेशा प्राइमरी ही होना चाहिए। अल्कोक्साइड की बात करें तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी आप कैसे भी ले सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मुझे प्रिपेयर करके दिखाना है ये वाला ईथर, दैट इज CH3O। इस साइड में मैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देता हूँ। चलिए इस कंपाउंड का कॉमन नाम अगर दे, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम बनता है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। मुझे ये प्रिपेयर करना है। तो आप लोग सोच सकते हो इस रिएक्शन के हिसाब से कि सर एक जगह पर X होगा, एक जगह पर ONA होगा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है, अल्काइल हलाइड शुड बी टेकन एज प्राइमरी। अगर आप लोगों ने अल्काइल हलाइड प्राइमरी लिया है, ये प्राइमरी ग्रुप, तो अल्काइल हलाइड अगर प्राइमरी लेते हैं सपोज C2H5Br एंड अल्कोक्साइड हम लोग टर्शरी लेते हैं NaO, यहाँ पर लगेगा टर्शरी ब्यूटाइल का ग्रुप, जी बिल्कुल। इसका नाम क्या बनाएंगे? सोडियम। ये टर्शरी ब्यूटाइल है तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बनेगा। अब अगर रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से चला जाएगा NaBr, बिल्कुल जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaBr। अब आप लोग जरा ये सोचिए, सर अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया होता
जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये लीजिए टर्शरी ब्यूटाइल, ये ब्रोमाइड, एंड इस साइड में रखता हूँ C2H5ONa, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड, एंड दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। अब सर हम लोग NaBr क्यों नहीं निकाल सकते? निकलेगा, NaBr निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन देना पसंद करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये देखिए, ठीक से देखिए, ये ऐसा है, ये Na पॉजिटिव इस Br निगेटिव के साथ कंबाइन होगा, हाँ, एंड ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा। तो आप लोग जरा सोचिए, ये बॉन्ड यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, सोचो, यहाँ से हाइड्रोजन गया, CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH3 अल्कीन, ये भी चला गया। दिस इज व्हाट, 2 मिथाइल प्रोपीन, दिस इज कॉल्ड एज 2 मिथाइल प्रोपीन। यहाँ से रिलीज हो गया C2H5OH, C2H5OH एंड NaBr। तो विलियमसन सिंथेसिस में हमेशा एक चीज की तरफ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन कराते समय अल्काइल हैलाइड जो होगा ये हमेशा प्राइमरीज होना चाहिए। अल्कोक्साइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है, राइट। अभी भी आप लोगों को एक चीज समझना है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि अल्काइल हैलाइड हमें प्राइमरीज लेना है, वैसे एरोमेटिक ईथर बनाते समय आप लोगों को याद रखना है अराइल हैलाइड नहीं लेना है। अराइल हैलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर हैलोजन नहीं लेना है, आप लोगों को लेना है सोडियम फिनॉक्साइड एंड उसके रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है विलियमसन सिंथेसिस का, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अपने नोट्स में भी होमवर्क है, और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए लाया है अपने नोट्स में से। देखिए उस क्वेश्चन का कहना क्या है, इसका आंसर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पढ़िए तो जरा इस क्वेश्चन को। हमें कहता है कि इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, कैसा ईथर है, ऐसा जिसमें एक साइड में ऑक्सीजन के इथाइल ग्रुप होगा एंड एक साइड में क्या होगा, आइसोप्रोपाइल होगा। तो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर डज नॉट फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड है एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, मतलब ये जो रिएक्शन दी है ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ऐसा कहना है। हाँ बिल्कुल नहीं होती, हमें पता है क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी अभी हमने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा। उसका कहना क्या है कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरीज होना चाहिए। देखिए भैया ये अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, तो ये रिएक्शन होगी क्या, नहीं, इसमें ईथर नहीं बनेगा, इसमें एलिमिनेशन होगा। अब इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट वुड बी द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है ये ढूंढिए। एंड दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राइट अनदर रिएक्शन सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो कैसे होगा, पहले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं कि इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा, हमें ये पूछा है ना, C2H5ONa जिसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड होता है, एंड यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ये क्लोरीन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, दैट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कॉमन नाम है इसका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आप लोग याद रखेंगे, IUPAC के साथ भी क्वेश्चन किया जा सकता है, 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो ड्यूरिंग दिस केस एलिमिनेशन होगा, क्यों होगा, ये सेकेंडरी है। कैसे होता है एलिमिनेशन, देखिए मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींच लेगा, हाँ ये देखिए, एंड ये NaCl के साथ जाएगा। तो सर ये 2 बॉन्ड कम हो गए, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। नाउ डबल बॉन्ड अगर डेवलप करेंगे तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें अल्कीन मिलना चाहिए, मिलता है। यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे जगह से जाएगा, यहाँ पर H होगा, ये ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए HCH2, यहाँ पर H कर देता हूँ, अब समझेगा इजीली। देखिए कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, हाँ, NaCl के साथ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट बन के आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोपीन, इसे आप लोग प्रोपीन के नाम से जानते हो। रिलीज हो गया C2H5OH एंड NaCl, ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
क्लियर हो रहा है? उसी रिएक्शन के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। देन उसके बाद राइट अनदर रिएक्शन सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मतलब इसे प्रिपेयर करना आप कैसे बनाओगे। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि अल्काइल हलाइड शुड बी प्राइमरी। तो इसमें प्राइमरी ग्रुप कौन सा है? C2H5। तो C2H5 के साथ हलाइड लगा देता हूँ, चलिए Br लगा देते हैं। दिस इज व्हाट? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड आइसोप्रोपाइल के साथ ऑक्साइड, तो सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड अगर मैंने ये बनाया तो इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड। सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ जब इसे हीट करोगे तो ये लीजिए यहाँ से निकल के आ जाएगा NaBr आएगा। अब प्रोडक्ट बनेगा ईथर, कैसा? तो यहाँ पे रहेगा C2H5, यहाँ पे O, ये CH, CH3, ये CH3, दिस इज इथाइल एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बनेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो गाइस ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, वो होमवर्क है, आप लोगों को उसे सॉल्व करके उसका आंसर मुझे सबमिट करके देना है। अब चलते हैं ईथर्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है गाइस। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। खैर ये तो आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा। फिजिकल स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं गाइस, जैसे कि मिथॉक्सीमीथेन है, दैट इज मिथॉक्सीमीथेन, मतलब सबसे सिंपल ईथर होगा ये, बराबर है। देन इसके बाद मिथॉक्सी ईथेन, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं मिथॉक्सी ईथेन, ये दोनों के दोनों जो मेंबर्स होते हैं दीज आर गैसेस एट अ रूम टेम्परेचर। लेकिन इसके बाद वाले जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमें ये ज़्यादा काम में आता है, दैट इज़ डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर की अगर बात करते हैं तो ये लिक्विड्स है एंड सारे के सारे ईथर जो होते हैं दीज आर हैविंग प्लीजेंट ऑर्डर, इनका स्मेल अच्छा होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग इसे कहेंगे प्लीजेंट ऑर्डर। गाइस रही बात बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको एक चीज़ अच्छे से बता के रखा है मैंने कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आपको किसी ने अगर पूछा, देखिए वैल्यूज़ को याद करके जाने की ज़रूरत नहीं, किसी ने अगर पूछा कि बताइए इन दो कंपाउंड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आंसर ये होना चाहिए क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है, राइट। इसमें दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज पोलैरिटी एंड सोलुबिलिटी। पोलैरिटी एंड सोलुबिलिटी, एक चीज़ याद रखिए, इस पॉइंट में मैं आपको फिर से एक रिवाइज करा देता हूँ कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। आपने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फिर अल्कोहल्स आते हैं, फिर अल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं, फिर जाके ईथर एंड फिर जाके कौन आते हैं, अल्केन्स, अगर हम लोग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं तो। अब पोलैरिटी एंड सोलुबिलिटी की अगर बात करें तो ईथर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, लेकिन क्या हम लोग ईथर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। नाउ ईथर के केस में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का नहीं होता, मतलब ऐसा जो दिख रहा है ये ऐसा नहीं होता, बल्कि ये बॉन्ड एंगल होता है 110 डिग्री का। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अगर सोचे तो ईथर का जो मॉलिक्यूल है, ये ईथर का मॉलिक्यूल ऐसा होगा, 110 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल होता है गाइज। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रहेंगे क्योंकि दो बॉन्ड्स बने हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पोलैरिटी के बारे में सोचिए, डायपोल मोमेंट, कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं करेगा। देखिए पोलैरिटी इस साइड में जा रही है एंड हेंस इस केस में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ईथर्स आर समवॉट पोलर, ethers are somewhat polar and hence these are soluble in water.
ये पानी में कुछ हद तक सोलूबल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। देखिए ईथर ऐसे कंपाउंड्स हो गए, पता चल गया कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा है? पोलर है। तो पानी के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ना पानी के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाएंगे भला? क्योंकि पानी ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर एसोसिएशन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ईथर्स ये पानी में सोलूबल होंगे, लेकिन सोलूबिलिटी कम कम होती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इनका साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, एंड हेंस सोलूबिलिटी भी क्या होती जाएगी? कम कम होती जाएगी। क्लियर है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द लेबोरेटरी टेस्ट। ईथर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईथर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ईथर्स आर जनरली इनर्ट कंपाउंड्स। इनर्ट कंपाउंड्स का मतलब क्या? कि जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। ये बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। गाइस सोचिए, तो लेबोरेटरी में कैसे चेक करेंगे? तो ईथर्स को हम लोग कैसे चेक करते हैं? देखिए ईथर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ R2O, ये लेविस बेस है। देखिए इसके पास लोन पेयर है। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये एसिड है और ये बेस है, ये हाइड्रोजन दे सकता है। जी हाँ, आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है इसमें हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा एंड ये HSO4 निगेटिव। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम लोग ये नाम देते हैं डाई अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज डाई अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। हालांकि ये कंपाउंड ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, ये ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब ठीक है ये, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर रहेगी, ये कैटायन और ये एनायन। डाई अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, इसका पूरा नाम ऐसे होगा। ये डाई अल्काइल है, ये डाई अल्काइल, ऑक्सीजन छूट गया, दैट इज ऑक्सोनियम। और फिर ये हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये है टेस्ट, हम लोग एसिड के साथ टेस्ट करके बता सकते हैं कि गिवन सैंपल में क्या होगा? ईथर होगा। दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। एंड इसमें आपको कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन डाईइथाइल ईथर। यहाँ पर डाईइथाइल ईथर का एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। नाउ डाईइथाइल ईथर, देखिए डाईइथाइल ईथर की अगर बात करते हैं तो ये ऐसा ईथर होता है कि नहीं होता? इसे आप लोग डाईइथाइल ईथर कहिए या फिर इसका यूपीएससी नाम क्या होता है? तो इथॉक्सी इथेन होता है। गाइस इसे ठीक से देखिए, ये अल्फा कार्बन है एंड अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब ये रिएक्शन सिर्फ ऐसे ईथर दिखाएंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने लिया इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन को जब हम लोग लॉन्ग कॉन्टैक्ट में रखते हैं ऑक्सीजन के साथ, लॉन्ग कॉन्टैक्ट मतलब एकदम तुरंत रिएक्शन नहीं होगी, तो ऐसी केस में पेरोक्साइड्स बन जाते हैं। अब ये जो पेरोक्साइड्स बन जाते हैं, ये पेरोक्साइड्स कुछ ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये है डाईइथाइल ईथर का पेरोक्साइड, इसे हम लोग कह सकते हैं डाईइथाइल ईथर पेरोक्साइड, और यू कैन से पेरोक्साइड ऑफ डाईइथाइल ईथर। गाइस ये जो पेरोक्साइड्स होते हैं, दीज आर हैजार्डस कंपाउंड्स। ये काफ़ी पॉइजनस भी होते हैं एंड साथ ही साथ ये एक्सप्लोजिव भी होते हैं। इसीलिए ईथर्स को स्टोर करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि वो ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल वगैरह फिल किया जाता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। देन इसके बाद वाली रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज सी द रिएक्शन
इन्वॉल्विंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, CO बॉन्ड मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। इसमें बहुत सारे रिएक्शन मिल सकते हैं। इसमें पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस। अब ये जो हाइड्रोलिसिस है इसे दूसरा हम लोग ऐसे नाम दे सकते हैं दैट इज एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर दोनों ही देते हैं। सिंपल ईथर भी देते हैं एज वेल एज मिक्स ईथर भी देते हैं, एरोमेटिक ईथर भी देते हैं। कैसे देते हैं जरा देखिए। जो ईथर्स है इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस, ईथर। ईथर को जब आप लोग हाइड्रोलाइज करते हो मीन्स पानी के साथ रिएक्शन, बट कैसे, बाय हीटिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक वाटर। तो ये जो ईथर है इस ईथर का हाइड्रोलिसिस जब होता है तो पानी हम ऐसे ऐड करके दिखा सकते हैं, या फिर आप इस साइड से भी बॉन्ड को तोड़कर दिखा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही साइड में प्रोडक्ट आपको कॉमन मिलते हैं, अल्कोहल्स मिलते हैं। कैसे, ROH ROH। यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान दें, दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। नाउ अगर आपने सिमेट्रिकल ईथर लिया होता तो एक ज अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल मिल जाते, लेकिन आपने अलग अलग ईथर लिया तो दो अलग अलग अल्कोहल भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखिए, एग्जाम्पल बनाते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास ये वाला ईथर है, आपको पता है इसका नाम, दिस इज व्हाट, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। एंड मैं इसे पानी के साथ बॉईल कर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आप लोग सोचिए, यहाँ पर H यहाँ पर OH लगा देता हूँ, C2H5OH, C2H5OH, you will get 2 moles of C2H5OH, that is ethanol. Means you can say that, आपको अगर कैसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि what will be the action of dilute sulfuric acid on ethoxyethane या फिर डाइइथाइल ईथर, तो आप क्या कह सकते हैं कि when डाइइथाइल ईथर और इथॉक्सीइथेन इज हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल इज फॉर, कह सकते हैं हम लोग ऐसा। इफ आपने अगर मिक्स ईथर लिया होता तो चलिए ये लीजिए CH3OC2H5, ये है मिक्स ईथर जिसका कॉमन नाम इथाइल मिथाइल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर। एंड इसका यूपीसी नाम क्या होता है, मिथॉक्सीइथेन। इसे पानी के साथ हीट कराइए, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सामने इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, तो सर पानी ऐड होगा। चलो ऐसा ऐड कर देते हैं, देखिए CH3OH C2H5OH, यू विल गेट 2 moles ऑफ डिफरेंट अल्कोहल, एक मिला मिथेनॉल एंड दूसरा क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। एक मिला मिथेनॉल एंड दूसरा क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। यही आपने एरोमेटिक ईथर्स के साथ करके दिखाया होता तो चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एनिजॉल ले लेते हैं। एनिजॉल मतलब ये कंपाउंड होता है कि नहीं होता, होता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एनिजॉल। इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप करने के बारे में सोचते हो बाय हीटिंग विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होगा, तो आप लोग सोचिए यहाँ पर H, ये OH अगर लगा देते हैं तो एक जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये प्रोडक्ट बन के आएगा ऐसा, दिस इज फिनॉल, एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या बन के आया गाइस, CH3OH, दैट इज मिथेनॉल है। मतलब ये हो गया कि आप किसी भी टाइप का ईथर लीजिए और उसका हाइड्रोलिसिस अगर करना चाहते हैं तो आने वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट डेफिनेटली अल्कोहल या फिर क्या होगा, फिनॉल होगा। इसमें दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। इसमें दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ PCl5। जो ईथर्स होते हैं ये PCl5 के साथ रिएक्शन देते हैं। कैसे, अब ईथर्स, जैसे ईथर्स हम लोग कहते हैं तो आपको दिमाग में याद रखना है कि सिंपल ईथर भी हो सकता है, मिक्स ईथर भी हो सकता है। ईथर को अगर आप PCl5 के साथ ट्रीट करते हो तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, एंड PCl5 एक अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पर और यहाँ पर वो एक एक क्लोरीन अगर देता है तो यू विल गेट 2 moles ऑफ अल्काइल क्लोराइड।
एंड अब बाहर क्या बचेगा, PCl3 प्लस ऑक्सीजन, इसे कंबाइन करके देखिए तो POCl3 बनता है। अब ये कैसे होगा, अगर ईथर सिमेट्रिकल है, फॉर एग्जांपल C2H5O C2H5 प्लस PCl5, तो R की वैल्यू C2H5 आ गई, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे C2H5Cl एंड रिलीज हो गया POCl3, इसका नाम फॉस्फोरिल क्लोराइड होता है, कभी पढ़ा होगा अल्कोहल में। अगर आप लोगों ने मिक्स ईथर लिया तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या मिल जाएंगे, दो मिलेगा, यहाँ से भी एक अल्काइल हैलाइड, यहाँ से भी एक अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। देन तीसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं गाइस, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन विथ हॉट एसिड, हॉट HX, हॉट हाइड्रोजन हैलाइड, जिसे हम लोग हैलो एसिड्स भी कह सकते हैं, हैलो एसिड्स कह सकते हैं। अब ये दो स्टेप की रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। हॉट कंडीशन में अगर पूछा तो ईथर, कोई भी ईथर होगा, ROR है ये ईथर, ईथर को जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यहाँ पर X की वैल्यू आप ले सकते हो I या फिर Br, क्योंकि बाकी के जो हैलो एसिड्स है वो ईथर्स को तोड़ नहीं सकते, काफ़ी इनर्ट होते हैं कंपाउंड ईथर, ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होते इसके। तो इन दिस केस आप लोग जरा सोचिए, अगर आपने ये रिएक्शन को कंप्लीट करा दिया तो इसे अगर मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो यहाँ पे X लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, ऐसा हो गया तो क्या मिल रहा है ROH प्लस RX। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं, ये जो अल्कोहल बना, हॉट कंडीशन है ना, ये जो अल्कोहल बना ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन देता है गाइस, याद करिए, पढ़ के रखा है, ये जाएगा OH, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा X, आने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा RX। इसका मतलब ये कि इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे बना सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलिए C2H5O C2H5, इन दोनों स्टेप को ऐड करके देखिए, यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ HX, यहाँ पर 2 मोल्स HX के लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल HBr, ये दो हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए, बराबर है, H2O बन के निकल गया, ये निकल गया, RX, यहाँ पर R की वैल्यू क्या है C2H5, क्या मिलेगा 2 मोल्स ऑफ C2H5Br लगा दीजिए, H2O रिलीज हो गया। यहाँ पर कंडीशन है कि इफ आपने एरोमेटिक ईथर लिया तो, एरोमेटिक ईथर अगर लेते हैं जैसे एनिजोल लेते हैं, तो अब आप HX के साथ इसे कैसे तोड़ोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को बॉन्ड तोड़ते समय ध्यान रखना है, हाइड्रोजन इसके पास जाता है एंड Br इसके पास, मीन्स एरोमेटिक ईथर अगर है तो हमेशा एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा फिनॉल, एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3Br। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज रिएक्शन विथ हॉट हैलो एसिड्स। गाइस अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, 3 मार्क का हो सकता है, 4 मार्क का हो सकता है, 5 मार्क का हो सकता है। खैर 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन तो हम लोग जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते, बट अभी है 4 मार्क तक का ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी केमिस्ट्री अप्लाई करके देनी है, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ के रखा है उसके हिसाब से। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ईथर ए, एक ईथर है जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12O। व्हेन हीटेड विथ एक्सेस ऑफ हॉट HI, ईथर को हॉट HI के साथ हीट कर रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस 2 अल्काइल हैलाइड्स। ऑब्वियसली 2 अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं, हम लोगों ने आज देखा है रिएक्शन में। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, उन अल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म कंपाउंड B एंड C। ये 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, कंपाउंड B का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ B गिव एन एसिड, oxidation of B give an acid, whereas oxidation of C give a ketone E. Deduce the structural formula of A, B, C, D and E. सोचने वाली बात है। देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए कि हमें क्या कहता है और क्या क्या हिंट यहाँ पर है। आपके पास एक ईथर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C5H12O। अब इसका इमेजिनेशन करके देखिए, आप लोग 5 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 and 3, फ्रैक्शन में तो नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन हो सकते हैं, यहाँ पे 3। अब अगर आपके पास यहाँ पे 2 कार्बन है तो वो सिर्फ SH हो सकते हैं, लेकिन 3 कार्बन अगर है तो वह ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है,
मतलब सर दो में से एक ईथर है, डेफिनेटली आंसर दो में से एक ईथर से स्टार्ट होगा। अब कौन सा ईथर लेंगे तो ये हमें आगे सोचना पड़ेगा। इससे जब HI के साथ रिएक्शन करते तो दो हलाइड मिलते हैं, हाँ मिलेगा, यहाँ से भी डेफिनेटली मिलेगा। फिर उन कंपाउंड्स का विच ऑन हाइड्रोलिसिस, इनके आयोडाइड्स का, यहाँ पे आयोडाइड्स बनेंगे, HI के साथ रिएक्शन है, इनका हाइड्रोलिसिस करने से B एंड C बनता है। ईथर का हाइड्रोलिसिस करने से गाइस अल्कोहल बनते हैं, आज पढ़ा था, हाँ यही हिंट है। फिर हमें क्या कहता है, ऑक्सीडेशन ऑफ B, ये B एंड C दोनों अल्कोहल है ना, B एंड C दोनों अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन ऑफ B गिव एन एसिड D, मतलब ये कि ये B प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से पहले अल्डिहाइड और बाद में एसिड बनता है। क्यों ऐसा मैंने कहा, प्रूफ दूसरा देखिए, वेयर एज ऑक्सीडेशन ऑफ C गिव अ कीटोन। कीटोन कौन सा अल्कोहल देता है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल का फ्रैक्शन है, ये नहीं है, इसलिए ये ईथर नहीं होगा, ये वाला ईथर होगा। हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर सबके स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, ऐसा कहता है, देखिए पूरे कंप्लीट रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ। ईथर ये होगा CH3 CH2O CH3, यहाँ पर CH3, IUPAC नाम निकाल कर दे सकते हैं, दिस इज A, क्या होगा ये, तो ये होगा इथॉक्सी, ये 2 पे है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन है, ये 2 इथॉक्सी प्रोपेन, एंड कॉमन नाम ये इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल ईथर है। इसे जब आप लोग HI के साथ हीट करेंगे गाइस, HI के साथ हीट करोगे तो इट विल लॉस वाटर, क्योंकि ये देखिए ये आयोडाइड देगा, यहाँ पे एक आयोडाइड, यहाँ पे एक आयोडाइड, आपको मिलेगा CH3 CH2I प्लस CH3 CH3I, दो आयोडाइड्स मिल गए। इनका हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलने वाला है, अल्कोहल B एंड C। करिए इसका हाइड्रोलिसिस। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोगों ने देखा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सामने किया जाता है, वाटर ऐड करेंगे। कैसे वाटर ऐड हुआ था, इसका हाइड्रोलिसिस, सॉरी ये तो अल्काइल हलाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस तो हम लोग एक्वस अल्कली के साथ ही लगा देंगे ना, बहुत सिंपल है, एक्वस KOH के साथ। तो ये देखिए KI बाहर चला गया, जी हाँ चलो ठीक है, KI को निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज CH3 CH2OH, ये हमें मिला अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज B, क्या है ये, इथेनॉल। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एक्वस KOH के साथ, यहाँ से बाहर कौन चला जाएगा, KI, क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH3, देखिए ये हो गया C, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करने से एसिड मिलेगा D, ठीक है, करा देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, तो बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, डायरेक्ट एसिड दिखा देता हूँ, CH3COOH, दो अल्कोहल वाला एसिड, दिस इज व्हाट D, क्या नाम है, एसिटिक एसिड, IUPAC नाम क्या, इथेनोइक एसिड होगा। एंड हमें कहता है कि C का ऑक्सीडेशन करने से कीटोन मिलता है, हाँ क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है भैया। इसका ऑक्सीडेशन आप लोग ऐसे करिए चलेगा, या फिर PDC ले सकते हैं, या फिर PCC भी ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हो, डेफिनेटली चलेगा। इसका ऑक्सीडेशन करने से कीटोन क्या मिलेगा, देखिए तो 3 कार्बन वाला सिंपल कीटोन ये होता है, दिस इज E, इसका कॉमन नाम एसीटोन होता है, एंड IUPAC नाम प्रोपेनोन होता है या नहीं होता। देखिए आपके सामने A आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, एंड देन E भी आ गया, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए हमें कहता है कि आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड रीराइट द कंप्लीट इक्वेशन। 1 2 3, 3 मार्क का क्वेश्चन है 3 मार्क का क्वेश्चन। देखिए कैसे इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, दैट इज हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है CH3 CH2OH, इसके ऊपर किसका रिएक्शन है, सोडियम मेटल। याद करिए सोडियम मेटल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करने से OH में से हाइड्रोजन निकलता था, उसकी जगह सोडियम आता था, मतलब आपके पास जो X आएगा वो है CH3 CH2ONA, दिस इज X,
ठीक है, नाम भी बना लेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। बाहर कौन गया ये भी बता सकते हो, यहाँ से हाफ H2, मैंने एक ही हाइड्रोजन निकाल दिया, हाफ H2 निकल गया, ठीक है, बाहर हो गया। फिर इसके ऊपर किसका रिएक्शन है, इसके ऊपर रिएक्शन है C2H5Br, ऐसा उल्टा करके लिख देता हूँ Br(C2H5O। सर यहाँ से NaBr निकल सकता है, देखिए दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, NaBr बाहर चले जाएगा, क्या मिलेगा Y, क्या बन के आ गया Y, दैट इज CH3 CH2O C2H5 है ना, मतलब CH2 CH3 है, दिस इज Y। यहाँ ये क्या हो गया, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, ये Y आ गया आपके पास। अब इस Y के ऊपर क्या है, हॉट HI की रिएक्शन है, HI और वो भी हॉट। ये रिएक्शन याद करिए, ये 2 मोल्स लगेंगे HI के, क्यों, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकालेंगे एंड यहाँ पर बन के आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2I। दिस इज व्हाट Z, दिस इज आयोडोइथेन या फिर कॉमनली इथाइल आयोडाइड कह सकते हो, कह सकते हैं। इस तरीके से X, Y एंड Z हम लोग आइडेंटिफाई करके दिखा सकते हैं गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स, ऑब्वियसली एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक ईथर्स में ये रिएक्शन है। अब यहाँ पर सबसे सिंपल आप लोगों को पहले तो ये सोचना है कि एरोमेटिक ईथर्स कैसे होते हैं, तो ये एरोमेटिक हो गया, हाँ ये लीजिए एरोमेटिक ईथर है, आर की वैल्यू आप लोग पता है कैसे भी दे सकते हैं, क्या ये ऐसे होगा, हाँ। क्या बता सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग है, सर देखने से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, हाँ। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर या फिर अराइल ईथर इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिंग एक्टिवेटिंग, एक्सप्लेन करके दीजिए, या फिर एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस इन एरोमेटिक ईथर कह सकता है। तो इससे आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, सोचिए, ये पॉजिटिव रेजोनेंस देता है, कैसे, सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ देगा, एंड ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले पोजीशन पे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हम लोगों ने ऐसा, सोचिए ज़रा क्या होगा, तो सर कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ गया, यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, ये अपनी जगह पर है। वी नो दैट कि सर अब ये रेजोनेंस देगा, हाँ देगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज लोकलाइज नहीं होता, इट इज़ अ डी लोकलाइज, मतलब घूमते रहेगा, ये निगेटिव चार्ज इन 2 कार्बन के बीच में घूमेगा, एज अ रिजल्ट ये चला जाएगा पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज, ऐसा हो गया। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर क्या ऐसा होगा, आप खुद सोच लीजिए, आएगा डेफिनेटली ऐसा स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3 होगा। देन उसके बाद फिर से आगे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा ऐसे, इस तरीके से होगा आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखिए, होगा ऐसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल होगा। एंड एक स्टेप फिर से सामने जाए तो एक स्टेप फिर से सामने जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा ये स्ट्रक्चर पहले वाले स्ट्रक्चर का अपोजिट स्ट्रक्चर होगा ऐसे स्ट्रक्चर। अब इन पूरे स्ट्रक्चर को देखिए गाइस, ठीक से देखिए, यू विल ऑब्जर्व कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आया, एंड इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ये कौन से पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पे। इसीलिए अल्कोक्सी ग्रुप जो है ये रिंग एक्टिवेटर साबित हो गया एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर साबित हो गया। क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कई सारे रिएक्शंस हम लोग दे सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले पढ़ते हैं हैलोजिनेशन, एंड इस हैलोजिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन की रिएक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन होती है ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन। अब एरोमेटिक ईथर का पहले तो एग्जाम्पल बना लीजिए। वो एरोमेटिक ईथर का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यही लेते हैं हम लोग, एनिजॉल।
दिस इज एनिजॉल, याद रखेंगे गाइस, एनिजॉल यही है। इसी को ही आप लोग मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हो। दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, बराबर है, यही कंपाउंड है। तो इसका ब्रोमिनेशन अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इसका ब्रोमिनेशन कैरी आउट किया जाता है इन एसिटिक एसिड मीडियम, राइट, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा सर एंड वहां पर लग जाएगा Br। अगर ऐसा है तो ये एनिजॉल है एंड ऑर्थो पोजीशन मतलब ये यहाँ पे लगेगा Br एंड एक प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट। ये पैरा प्रोडक्ट है, बहुत ही पैरा है, क्यों, क्योंकि ये मेजर होगा। दिस इज पैरा ब्रोमो एनिजॉल, इससे आप लोग कहोगे पैरा ब्रोमो एनिजॉल एंड बाहर कौन चला जाएगा, HBr। तो ये बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। दिस इज व्हाट, ऑर्थो ब्रोमो एनिजॉल या फिर 2 ब्रोमो एनिजॉल आप कह सकते हैं कि एनिजॉल ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो ब्रोमो एंड पैरा ब्रोमो एनिजॉल, जिसमें से पैरा ब्रोमो एनिजॉल क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। इसमें दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम होता है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। नाउ ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है कई बार आप लोगों ने पढ़ी है, याद करिए, हेलोरिन में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, अब फिर से आ गया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। एंड ये हम लोग 2 लेवल में पढ़ेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन जो पढ़ते हैं वो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, बराबर है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन होता है गाइस। एंड अल्काइलेशन में आप कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो, तो डेफिनेटली हम लोग पढ़ते हैं मिथाइलेशन। अल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है सर, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग बाय अल्काइल ग्रुप। अब मिथाइलेशन का मतलब क्या, हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लगाएंगे, मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। एनिजॉल, एनिजॉल का मिथाइलेशन करने के लिए हम लोग एनिजॉल की रिएक्शन करा सकते हैं मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि बेस्ट मिथिलेटिंग मिथिलेटिंग एजेंट जो होते हैं ये होते हैं मिथाइल आयोडाइड। सोचिए जरा, फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है तो इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह मिथाइल आएगा। अगर ऐसा हो गया तो आपके सामने प्रोडक्ट ये आएगा। अब इसका नाम दिया जाता है 2-मिथॉक्सीटोलिन। ये एनिजॉल नहीं है, 2-मिथॉक्सीटोलिन। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सर रिंग के ऊपर CH3 आ गया एंड रिंग के ऊपर CH3 आने से टोलिन बनता है। एंड नॉमेनक्लेचर की प्रायोरिटी में देखा था कि अल्केन्स की प्रायोरिटी ईथर से भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम बन गया 2-मिथॉक्सीटोलिन। एंड दूसरा प्रोडक्ट तो सर पैरा पे होगा, हाँ, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऐसा। इसका कॉमन नाम आप लोग दे सकते हो पैरामिथॉक्सीटोलिन। देखिए मैंने कॉमन नाम लिखा है यहाँ पे, दिस इज पैरामिथॉक्सीटोलिन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा कौन, HI, क्योंकि बैलेंस फॉर्म में ये रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। देन इसमें दूसरी रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स की दूसरी रिएक्शन हम लोग कौन सी पढ़ते हैं हमेशा, तो वो होती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन। याद है, असाइलेशन का मीनिंग क्या होता है गाइस, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय असाइल ग्रुप। एंड असाइलेशन में आप लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो हमेशा, एसिटिलेशन, मतलब हाइड्रोजन निकाल कर कौन सा ग्रुप लगाएंगे, एसिटिल ग्रुप लगाएंगे। एंड एसिटिलेटिंग एजेंट हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो एसिटिल क्लोराइड यूज करते हैं या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग एसिटिल क्लोराइड यूज करेंगे। देखिए कैसे, एनिजॉल ये कंपाउंड है OCH3, दिस इज एनिजॉल। एंड इसका एसिटिलेशन अगर करना है तो इसकी रिएक्शन में लगा रहा हूँ एसिटिल क्लोराइड के साथ। आप लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ लगाकर दिखा सकते हो, बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी लगाकर दिखा सकते हो। बेंजोइल क्लोराइड में क्या होगा, CH3 की जगह C6H5 होगा। नाउ दिस रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह एसिटिल ग्रुप आएगा, मतलब HCl बाहर जाएगा। हाँ, तो एक जो प्रोडक्ट होगा, क्या ये ऐसा नहीं होगा, आप सोचिए, होगा, बिल्कुल होगा, COCH3। एंड दूसरा सर पैरा पोजीशन पे लगेगा एसिटिल ग्रुप, दैट इज हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये प्रोडक्ट ऐसा बन के आएगा, यहाँ से रिलीज हो गया HCl, बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसी होगी,
ओके, अब इनका नाम देखिए सर, रिंग के ऊपर COCH3 आ गया। हाँ, रिंग के ऊपर COCH3 आने से वो एसिटोफिनॉन होता है, तो ये क्या हो गया 2-मिथॉक्सी, IUPAC नाम 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। तो फिर दूसरे का नाम क्या होगा पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। एंड ऑब्वियसली पैरा प्रोडक्ट कैसा रहता है, मेजर रहता है, ये आप लोगों को पता है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्लियर है गाइस। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का मीनिंग पता है हमें, हाइड्रोजन की जगह पे कौन सा ग्रुप लगाना है, नाइट्रो ग्रुप। नाउ एनिजोल का नाइट्रेशन करना है, तो नाइट्रेशन तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के द्वारा होता है ना, ये है एनिजोल, बराबर है, दिस इज एनिजोल। एंड नाइट्रेशन कराना है तो इसका नाइट्रेशन आप लोग करते हो बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकलेगा एंड उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, NO2। ऐसा अगर हो गया तो आपके सामने एक जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये ऐसा होगा, यहाँ पर लग गया NO2 ग्रुप, जी हाँ बिल्कुल होगा। एंड दूसरा प्रोडक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा जो प्रोडक्ट होगा, ये दूसरा प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कुछ ऐसा। देखिए ये नाइट्रो ग्रुप है, इसके कारण कोई स्पेशल नाम नहीं जाता, एनिजोल इसका नाम रहेगा। तो इसका IUPAC नाम रहेगा 4-नाइट्रो एनिजोल रहेगा, 4-नाइट्रो एनिजोल। एंड ये कैसा रहेगा, मेजर, तो इसका IUPAC नाम क्या, 2-नाइट्रो एनिजोल होगा। एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2O। बैलेंस फॉर्म में अगर देखें तो ये रिएक्शन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन थे एनिजोल के, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। गाइस यहाँ पे आते आते हम लोग अपने इस लेसन के एंडिंग वाले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज यूजेस। हमें अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इनके यूजेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, है ना, यूजेस सबसे पहले अल्कोहल्स के। तो अल्कोहल में मिथानॉल, ये जो मिथानॉल होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस एज अ सॉल्वेंट। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज अ सॉल्वेंट। आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर्स लोग इंजेक्शन देने से पहले कॉटन लगाते हैं, स्टेराइल कॉटन, वहाँ पे स्पिरिट होता है, मिथानॉल का इस्तेमाल होता है। मिथानॉल थोड़ा सा अगर अल्कोहलिक ड्रिंक्स में आ जाए, जहरीली शराब, न्यूज़ में सुना होगा कभी, तो डीनेचर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है फॉर इथानॉल, मतलब इथानॉल को अनफिट किया जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेस बाय एडिशन ऑफ द मिथानॉल। देन इथानॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इथानॉल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ सॉल्वेंट डेफिनेटली। सिमिलरली इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ कूलेंट, जो रेडिएटर्स वगैरह होते हैं उसमें हम लोग इथानॉल, इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं। गाइस इथानॉल जो है ये मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, लेकिन इथानॉल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड लाइक एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए, लाइक एसिटिक एसिड, लाइक ईथर्स प्रिपेयर करने के लिए, हम लोग क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। है इतना ही नहीं तो आप लोगों ने पावर पेट्रोल नाम सुना होगा आजकल, उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा इथेनॉल ऐड करना चालू कर चुके हैं। नाउ इथेनॉल की बात करें तो नाउ डेज इट इज़ वेरी कॉमन। हैंड सैनिटाइजर्स आप लोग देखते हैं तो जो सिंपल सैनिटाइजर्स है, सिंपल सैनिटाइजर्स, लिक्विड सैनिटाइजर्स, उसमें इथेनॉल होता है 70% इथेनॉल। एंड गाइस जो लोग अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं, वो जो अल्कोहलिक बिवरेजेस है उनमें भी इथेनॉल ही प्रेजेंट होता है। देन अल्कोहल्स के बाद चलते हैं ईथर के यूजेस की तरफ। नाउ ईथर के यूजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईथर्स में सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है डाईइथाइल ईथर का। डाईइथाइल ईथर ये जो कंपाउंड है ये फॉर्मरली यूज़ किया जाता था एज एन एनास्थेटिक। ये एनास्थेटिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनास्थेटिक का मतलब आपको पता है, जैसे क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं वैसे ये भी। इनफैक्ट क्लोरोफॉर्म की जगह पर तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये समवॉट नॉन टॉक्सिक होता है फॉर आवर बॉडी। देन सिमिलरली अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल क्यों, डाई इथाइल ही ले लेते हैं।
डाईइथाइल ईथर, इसी का एक और इस्तेमाल पढ़ते हैं। डाईइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन जब भी होती है तो आप लोगों को पता है एरो के ऊपर हम लोग ड्राई ईथर लिखते हैं, तो वो ईथर कौन सा, डाईइथाइल ईथर होता है। क्लियर। देन रही बात फिनॉल के यूजेस की, तो फिनॉल की अगर बात करें तो फिनॉल इज जनरली यूज्ड इन एंटीसेप्टिक पर्पज, इसके लिए फिनॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, जैसे कि माउथ वॉशेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके अलावा डिओड्रेंट्स आप लोगों को पता है, बराबर है। इसके अलावा कैलामाइन लोशंस जो हम लोग कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, एंड इसके अलावा आप लोग घर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द लाइजॉल जो फ्लोर क्लीनर्स है, फ्लोर क्लीनर्स, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने डेली लाइफ में फिनाइल ये नाम सुना होगा, इट इज़ ऑल्सो यूज फ्रॉम द फिनॉल डेरिवेटिव्स। इसके अलावा फिनॉल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर, जिसका नाम होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। एंड गाइस ये जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, इसे कॉमनली कहा जाता है बैकेलाइट। तो इनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे आते आते हमारा एक इम्पोर्टेंट यूनिट फिनिश होता है, दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आने वाले वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स।